नमस्कार। इस समय चंद्र से संबंधित योग दिए जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला में यह चौथा योग है। इसके पहले 3 योग बताए गए हैं। विष योग, केमद्रुम योग और शकट योग। ये तीनों ही योग बुरे योग हैं जो निर्धनता का सृजन करते हैं। अब शुभ चंद्राधि योग के बारे में हम समझेंगे। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि यह एक शुभ योग है। शुभ चंद्राधि योग के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि यह योग आपकी कुंडली में पूर्ण रूपेण उपस्थित हो, यानी अपनी सभी शर्तें पूरी करता हो, तो फिर इसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी योग इतना धन नहीं देता है जितना धन शुभ चंद्राधि योग देता है। लेकिन शर्त यही है कि यह पूर्ण रूपेण शुभ चंद्राधि योग बन रहा हो। तो चंद्राधि योग बनता कैसे है, इसकी परिभाषा क्या है, हम वो देखते हैं। चंद्रमा से यदि 6ठे, 7वें, 8वें भाव में शुभ ग्रह उपस्थित हों तो इसे शुभ चंद्राधि योग कहते हैं। चंद्रमा से 6ठे भाव में यहां गुरु स्थित है, 7म में शुक्र स्थित है और चंद्रमा से 8म भाव में बुध स्थित है। तो यहां पर शुभ चंद्राधि योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन अभी आधा अधूरा ही है। ये शास्त्रों में जो इस योग की महिमा बताई गई है, बहुत ज्यादा गुणगान किया गया है। ये कहा गया है कि इससे अच्छा धन के मामले में दूसरा कोई योग नहीं है। जितना धन ये योग देता है उतना धन कोई भी योग नहीं देता है। तो उसके कारण क्या है? पहला कारण ये है, और जो शर्त ये है कि गुरु, शुक्र, बुध, ये गुरु और शुक्र तो पूरी तरह से नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। बुध तात्कालिक शुभ ग्रह है। बुध यदि अच्छे भाव का स्वामी हो और अकेला हो तो वो भी शुभ माना जाता है, या फिर शुभ ग्रहों के साथ स्थित हो तब भी शुभ माना जाता है। यहां पर बुध शुभ भाव का स्वामी तो नहीं है, किंतु ये अपनी उच्च राशि में स्थित है और यदि इस पर अन्य कोई दुष्प्रभाव नहीं है और ये चूंकि अकेला है, इसलिए यहां भी बुध को शुभ माना जाएगा। तो पहली शर्त क्या है कि चंद्रमा को पक्ष बल से बली होना चाहिए। पक्ष बल से बली का मतलब क्या है? चंद्र को पक्ष बली होना चाहिए। शुक्ल पक्ष की 7वीं से लेकर कृष्ण पक्ष की 5वीं तक चंद्रमा को बलवान समझा जाता है। वैसे तो सूर्य से 72 अंश की दूरी पर है, तब भी उसे शुभ माना जाता है, लेकिन इतना शुभ नहीं माना जाता है। उसे कम से कम मोटे तौर पर आपको समझने के लिए शुक्ल पक्ष की 7वीं से लेकर कृष्ण पक्ष की 5वीं तक का चंद्रमा पक्ष बल से बली होता है, शुभ होता है। तो पहली शर्त यह है कि चंद्रमा को पक्ष बल से बली होना चाहिए।
और दूसरी शर्त यह है कि इन तीनों ग्रहों को भी सूर्य से दूर होना चाहिए। शुभ ग्रहों को सूर्य से दूर होना चाहिए। अब यहां पर दूर होने का तात्पर्य क्या है? सूर्य से दूर होने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ग्रह नीच राशि में स्थित नहीं होना चाहिए। किसी भी ग्रह को वक्री नहीं होना चाहिए। खास करके बुध को वक्री नहीं होना चाहिए। गुरु और शुक्र यदि केंद्र में हैं तो वक्री हों तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि वो केंद्र के बाहर हैं तो फिर उन्हें भी वक्री नहीं होना चाहिए। तो चौथी शर्त यह है कि वक्री ना हो। ये तीन ग्रह अन्य क्रूर एवं पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित नहीं होने चाहिए। ये पांचवी शर्त है। तीनों ग्रह जो चंद्रमा से छठे, सातवें, आठवें में स्थित हैं, इन्हें पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि इन पांचों शर्तों का पालन हो रहा है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण शुभ चंद्राधियोग है। और ऐसा चंद्राधियोग फिर बहुत ज्यादा धन देता है। और उसका कारण ये है, पहली बात तो ये कि गुरु धन का कारक है और इस गुरु की दृष्टि यहां चंद्रमा से छठे भाव में गुरु स्थित है, तो इसकी दृष्टि, सातवीं दृष्टि चंद्रमा से द्वादश भाव पर पड़ रही है। शुक्र की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। बुध की दृष्टि चंद्रमा से द्वितीय भाव पर पड़ रही है। यानी कि चंद्रमा से द्वितीय, द्वादश और चंद्रमा पर शुभ दृष्टियां पड़ रही हैं, तो फिर चंद्रमा को शुभ मध्यत्व प्राप्त हो जाता है। और इस शुभ मध्यत्व के कारण चंद्रमा बहुत बलवान हो जाता है। एक तो पहले ही वो पक्ष बल से दूर है, क्योंकि शर्त यही है कि उसे पक्ष बल से बली होना चाहिए, सूर्य से दूर होना चाहिए। तो यदि वो सूर्य से दूर है, पक्ष बल से बली है, तो एक तो पहले ही वो पक्ष बल से बली, और ऊपर से जब इन तीन शुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा से एक घर आगे, चंद्रमा से एक घर पीछे पड़ेगी, तो चंद्रमा को शुभ मध्यत्व प्राप्त होगा और इस तरह से चंद्रमा बहुत बलवान हो जाएगा। तो एक तो चंद्रमा बलवान होगा। चंद्रमा क्या है? गुरु के बाद चंद्रमा को भी धन का कारक माना जाता है। और मानने का कारण क्या है? मानने का कारण यह है कि चंद्रमा स्वयं में एक लग्न है और लग्न का कारकत्व ही धन, मान, यश, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, ये सब लग्न के कारकत्व हैं। तो एक तो चंद्रमा के बलवान होने से, चंद्र लग्न के बलवान होने से व्यक्ति को यश, मान, धन, प्रसिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। और दूसरा, ये शुभ ग्रह, इनका प्रभाव चंद्रमा पर पड़ रहा है द्वादश और द्वितीय भाव में भी। इसलिए इस चंद्राधियोग की इतनी महिमा बताई गई है। लेकिन ये जो तीन ग्रह हैं, ये किसी भी तरह से दुर्बल नहीं होने चाहिए। यानी अस्त ना हो, नीच राशि में ना हो,
वक्री ना हो और क्रूर एवं पापी ग्रहों के द्वारा दृष्ट युत ना हो। तो ये ग्रह भी बलवान होंगे। तो जब गुरु बलवान होगा, शुक्र बलवान होगा, शुभ बुध बलवान होगा और चंद्रमा बलवान होगा, तो सीधी सी बात यह है कि कुंडली ही पूरी बलवान हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यदि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि इससे अच्छा धन दूसरा अन्य कोई योग नहीं देता है, तो वो ठीक लिखा गया है। तो शुभ चंद्राधि योग के लिए ये शर्तें पूरी होनी चाहिए। ये शर्तें अगर कम पूरी हो रही, 5 में से 3 शर्तें पूरी हो रही हैं, 2 नहीं हो रही हैं, तो फिर उसकी शुभता में, उसकी प्रबलता में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो थोड़ा जितना देना चाहिए उससे थोड़ा कम देगा। जितनी ज्यादा शर्तें पूरी होंगी उतना ज्यादा शुभ प्रभाव, शुभ परिणाम प्राप्त होगा, और जितनी शर्तें कम पूरी होंगी उतना कम शुभ परिणाम मिलेगा। तो ये आज हमारा चंद्रमा पर शुभ योग है, जिसे शुभ चंद्राधि योग कहते हैं। आने वाले योग के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको समय पर मेरी वीडियो प्राप्त हो सके। नमस्कार।